जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कोई भी कंपनी एक्सटर्नली अपने आप को ग्रो कैसे कर सकती है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोई भी कंपनी अगर उसको इंटरनली अपने आप को ग्रो करना है, यानी कि अपनी इंटरनल कैपेबिलिटीज और रिसोर्सेज को यूज करके अपने आप को ग्रो करना है, तो या तो वो इंटेंसिफिकेशन के थ्रू अपने आप को ग्रो कर सकती है या फिर डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। अगर आप किसी भी कंपनी को एक्सटर्नली ग्रो करना है तो या तो उसको मर्जर करना पड़ेगा, यानी कि मर्जर या एक्विजिशन, और या फिर उसको किसी कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस करना पड़ेगा, तभी वो एक्सटर्नली ग्रो कर सकती है। इनको आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो आज पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। ठीक है सर। सर, अब कोई भी कंपनी क्यों अपने आप को एक्सटर्नली ग्रो करना चाहती है, इंटरनली क्यों नहीं करना चाहती? इसका सिंपल सा रीजन ये है कि इंटरनली ग्रो करने के अंदर किसी भी कंपनी को कई साल लग जाते हैं। मान लीजिए आज अडानी को सीमेंट के अंदर अपने आप को ग्रो करना था, तो एक तो ऑप्शन जो उसने चूज किया कि उसने एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स को एक्वायर कर लिया। ठीक है सर। तो उससे क्या हुआ, उसकी रैपिड एक्सपेंशन हो गई। अब दूसरा क्या कर सकता था, वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगा सकता था सीमेंट की। उसके लिए उसको क्या करना पड़ता, उसको अपने वेंडर्स को डिसाइड करना पड़ता, उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स डिसाइड करने पड़ते, उसको अपनी प्लांट की जगह लेनी पड़ती, जिसमें कई साल लग जाते। ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए उसने क्या किया, उसने अपने आप को दो कंपनीज को एक्वायर कर लिया, जिससे कि उसकी रैपिड एक्सपेंशन हो गई। तो इसीलिए लोग एक्सटर्नल ग्रोथ का फायदा, एक्सटर्नल कंपनीज का फायदा लेते हैं इंस्टेंट ग्रोथ पाने के लिए। ठीक है। तो व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग इंटरनली थिंक्स ऑफ डाइवर्सिफाइंग by making alliances with the external organization, it is called external growth diversification। तो ये दो तरीके से हो सकती है, एक मर्जर और एक्विजिशन से और एक स्ट्रेटेजिक अलायंस से। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक्विजिशन और मर्जर जो है वो इंस्टेंट मीन्स है ऑफ अचीविंग द एक्सपेंशन। इट इज एन अट्रैक्टिव एंड टेम्पटिंग प्रोपोजिशन। ये अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग प्रोपोजिशन है इन द सेंस दैट इट सर्कमवेंट्स द टाइम, रिस्क, skills involved in screening internal growth opportunities and seizing them and building up the necessary resource base required to materialize the growth। अब मर्जर और एक्विजिशन ये दो अलग टर्म्स हैं। ठीक है। एग्जाम के अंदर बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि मर्जर और एक्विजिशन के बीच का डिफरेंस बताओ। ठीक है। ये बहुत बार मतलब कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो सर आपको क्या लिखना है, तो समझो कि मर्जर क्या होता है। मर्जर होता है जब दो या दो से ज्यादा कंपनियां एक साथ आके एक नई एंटिटी बना लेती है। उस नई एंटिटी के अंदर सबका कुछ ना कुछ हिस्सेदारी रहती है और वो एक कॉमन एंटिटी के अंदर वो काम करती है, और उससे जो बिजनेस कमा, जो उससे प्रॉफिट कमाती है, वो आपस में बांट लेती है। ये हो गया आपका मर्जर। ये बहुत ही फ्रेंडली टर्म्स के अंदर होता है। लेकिन स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या, सॉरी, लेकिन एक्विजिशन क्या होता है, जब एक बहुत बड़ी फर्म यानी कि फाइनेंशियली स्ट्रांग फर्म एक वीकर फर्म को एक्वायर कर लेती है, जबरदस्ती कह लो या अनफ्रेंडली वे के अंदर कह लो, उसको हम एक्विजिशन कहते हैं। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि कोई वीकर फर्म है जो अभी लगातार लॉसेस के अंदर है, उसके पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, तो उसको जबरदस्ती एक स्ट्रांग फर्म जो है वो एक्वायर करने की कोशिश करती है और उसकी मजबूरी का फायदा उठाती है, उसको हम एक्विजिशन कहते हैं। तो एक बार डिटेल में पढ़ते हैं कि आईसीआई के स्टडी मैथ में क्या लिखा है। तो मर्जर क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस व्हेन टू और more companies come together to expand their business operations. Deal get finalized on friendly terms and both the organization share profits in the newly created entity। तो जो नई एंटिटी बनेगी उसमें सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसका पार्ट है, वो मिलके उसका प्रॉफिट हिस्सेदारी बांट लेगी। एक्विजिशन में होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन टेक्स ओवर द अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल इट्स ऑल बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है। तो यहाँ पे वो मिलके काम नहीं कर रहे, यहाँ पे जो एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है उसने छोटी एंटिटी को एक्वायर करके अब उसका सारा बिजनेस टेक ओवर कर लिया। वन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन ओवर पावर्स द वीकर वन। डील इज डन इन अनफ्रेंडली मैनर, मोर लाइक अ फोर्स्ड एसोसिएशन। कहीं ना कहीं एक ये फोर्स एसोसिएशन होती है, जैसे कि कहीं ना कहीं ये अंबानी, अडानी, जब इनको लगता है कि यार एक किसी कंपनी के हालात ठीक नहीं है, ये वाली कंपनी को हमें एक्वायर करना है, तो उसको कहीं ना कहीं वो फोर्सफुली एक्वायर कर ही लेते हैं। ठीक है सर। चलिए अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मर्जर्स कौन कौन से होते हैं। तो भाई चार तरीके के मर्जर्स होते हैं।
मर्जर या एक्विजिशन मतलब 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है हॉरिजॉन्टल मर्जर, सेकंड होता है आपका वर्टिकल मर्जर, थर्ड होता है आपका को-जेनेरिक मर्जर और फोर्थ होता है आपका कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। ठीक है सर। अब मैंने चारों के आपको एग्जांपल्स यहाँ पे लिख के दिए हैं। देखो हॉरिजॉन्टल मर्जर के अंदर मैंने वोडाफोन आइडिया की पिक्चर डाली है। क्यों डाली है सर? क्योंकि हॉरिजॉन्टल मर्जर का मतलब है कि जब दो कंपनीज जो एक कॉम्पिटिटर्स हो एक दूसरे के, वो दोनों मर्ज होके एक सिंगल एंटिटी बना ले, ताकि वो आपस में भिड़ने की बजाय मिलके काम कर सके, सिनर्जी का बेनिफिट ले सके, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सके, तो उसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल मर्जर, जैसा कि आपने वोडाफोन और आइडिया के केस में देखा होगा। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स एंगेज्ड इन सेम इंडस्ट्री, जो एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं उनका कॉम्बिनेशन। इट इज मर्ज विद द डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, अपने डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के साथ मर्ज होता है इसके अंदर। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन by shedding duplication of installations, functions, widening lines of products, decrease capital requirements। तो इसके अंदर क्या हो सके कि भाई उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो सके। जैसे वोडाफोन आइडिया, अगर वो अलग अलग काम करते तो इतने सारे टावर्स की उनको रिक्वायरमेंट पड़ती, बट उनके मिलने से उनको टावर्स की रिक्वायरमेंट कम हुई और चीज़ों की रिक्वायरमेंट कम हुई, कॉर्पोरेट ऑफिस की रिक्वायरमेंट कम हुई, जिसकी वजह से जो है उनके जो खर्चे हैं वो कम हो गए। सेकेंड टाइप का आपका मर्जर आता है वर्टिकल मर्जर। तो देखो वर्टिकल मर्जर कुछ नहीं होता। वर्टिकल मर्जर का मतलब होता है कि एक कंपनी अगर मान लीजिए अपने कस्टमर्स के धंधे में चली गई, यानी कि वो जिसको माल बेच रही है, ठीक है ना, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो उसके धंधे में आ गई, तो उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड मर्जर। और एक कंपनी अपने जो वेंडर्स है, जो उसको इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके धंधे के साथ जाके मर्ज हो गई, तो उसको हम कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है सर। तो क्या होता है? मर्जर ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग इन सेम इंडस्ट्री बट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब इंडस्ट्री तो एक ही है। आज एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरर है, तो उस क्लॉथ को बनाने के लिए कॉटन भी चाहिए और उस क्लॉथ को बेचने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन शोरूम्स भी चाहिए, चैनल्स भी चाहिए। तो अगर एक कंपनी जो क्लॉथ बना रही है वो किसी कॉटन बनाने वाले के साथ जाके मिल गई, तो उसको कहेंगे वर्टिकली बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और एक कंपनी जो कपड़ा बना रही है वो किसी शोरूम वाले के साथ जाके मिल गई, तो उसको हम कहेंगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है सर। तो मैं इसके एग्जांपल लूंगा आपको बिग बास्केट और टाटा कंज्यूमर्स का मर्जर। टाटा कंज्यूमर्स पहले से दालें बना रही थी, पहले से उसका स्टार बाजार एक मतलब स्टोर थे जो उससे वो अपने सारा सामान बेचती थी। उसका टाटा का अपना नमक आता है, ठीक है ना, टाटा के मसाले आते हैं, तो ये सब उसके पास पहले से अवेलेबल था। उसको चाहिए था कि उसको एक ऑनलाइन प्रेजेंस मिल जाए जिसके थ्रू वो अपने सारे प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स तक पहुंचा सके। तो उसने एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के लिए बिग बास्केट को एक्वायर किया। तो ये आपका एग्जांपल हो गया वर्टिकली फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है सर। चलिए, उसके बाद आता है आपका को-जेनेरिक मर्जर। अब सर को-जेनेरिक मर्जर क्या होता है? को-जेनेरिक मर्जर होता है कि यार आप हो तो दोनों अलग अलग बिजनेसेस के अंदर, लेकिन बिल्कुल अलग नहीं हो, किसी ना किसी तरीके से, चाहे प्रोडक्ट के माध्यम से, चाहे मार्केट के माध्यम से, चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर है। आप दोनों बिल्कुल अलग नहीं हो, कुछ ना कुछ आप में रिलेशन जरूर है। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी थी जोमेटो। जोमेटो ने एक डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो इवेंट्स करती है कंपनी, उसको एक्वायर किया। ये पहले पेटीएम के पास थी, ठीक है। क्यों एक्वायर किया? क्योंकि कहीं ना कहीं जोमेटो को पता था कि जो उसके मैक्सिमम कंज्यूमर्स हैं, जो उसकी ऐप पे आते हैं, जो खाना ऑर्डर करते हैं, वो वही ग्रुप है जो इवेंट्स में भी जाना पसंद करते हैं। तो दोनों के जो मैं कस्टमर सेगमेंट है वो सेम है, तो उसने डिस्ट्रिक्ट को ऐप को डाउन मतलब एक्वायर किया। तो ये आपका कहलाएगा को-जेनेरिक मर्जर। Two or more merging organization are associated in some way or other related to production process, business markets और required tech। या तो भाई प्रोडक्शन प्रोसेस से दोनों लिंक्ड हो सकते हैं या किसी बिजनेस मार्केट से लिंक हो सकते हैं। बिजनेस मार्केट का मतलब कि जो यंग पॉपुलेशन थी वो दोनों में कॉमन थी, या फिर वो किसी ना किसी टेक्नोलॉजी के कारण जुड़े हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं को-जेनेरिक मर्जर। अब लास्ट आ जाता है आपका कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। यार आपने कभी ये सुना है कि रिलायंस एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, अडानी एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, आदित्य बिरला ग्रुप बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है? इस कॉन्ग्लोमरेट का मतलब क्या है? कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है कि जब एक कंपनी बहुत सारे बिजनेसेस में हो जो आपस में रिलेटेड भी ना हो और वो
ऐसे ही मतलब किसी भी बिजनेस के अंदर अपने आप को एंटर करती जाए, बहुत उसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस हो। जैसे रिलायंस का फूड का बिजनेस भी है, पेट्रोकेमिकल केमिकल का भी बिजनेस है, टेलीकम्युनिकेशन का भी बिजनेस है, तो वो एक कॉन्ग्लोमरेट कहलाता है जब कंपनी अपने से अलग अलग बिजनेसेस के अंदर एंटर करती है। तो जब कंपनी अपने अनरिलेटेड बिजनेस के अंदर एंटर करती है, उसके साथ मर्ज करती है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। ठीक है सर, ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ मर्जर्स। अब बात करते हैं कि एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस। सर स्ट्रेटेजिक अलायंस के थ्रू हम कैसे अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं? तो देखो ये सिंपल सी चीज है। जब दो या दो से ज्यादा बिजनेस enable each to achieve certain strategic objectives which neither would be able to achieve on its own, then it is called strategic alliance। जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज आपस में मिल जाती हैं क्योंकि वो एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अकेले अचीव नहीं कर सकती थी, तो उसको हम स्ट्रेटेजिक अलायंस बोलते हैं। ये जनरली तब होता है जब एक फॉरेन एंटिटी को किसी कंट्री के अंदर आना होता है और उस कंट्री की जो लोकल कंपनी होती है, वेल इस्टेब्लिश कंपनी होती है, वो उसके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस करके उसको कुछ एडवांटेजेस मिल जाते हैं, वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है। जैसे कि एक टाइम पे सुजुकी जो जापान की कंपनी है, वो मारुति के साथ कंबाइन होके उसने अपना इंडिया के अंदर बिजनेस किया और बहुत ही सक्सेसफुली इतने सालों से रन भी किया। ऐसे ही एनवीडिया जो है आज रिलायंस के साथ जुड़ के इंडिया के अंदर बिजनेस करना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि रिलायंस अगर मेरे साथ होगा तो मेरे को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम अपने धंधे में नहीं आएगी। ठीक है सर। द स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स मेंटेन देयर स्टेटस एज इंडिपेंडेंट। दोनों इंडिपेंडेंटली अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं एंड सेपरेट एंटिटीज रहती है उनकी, एंड शेयर द बेनिफिट्स एंड कंट्रोल ओवर द पार्टनरशिप। तो जो उनकी पार्टनरशिप फॉर्म बनती है, जो वो धंधा करती है, उसमें उन दोनों का कंट्रोल रहता है। Strategic alliances are often formed in the global marketplaces between businesses that are based in different regions of the world। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? देखो सबसे पहला एडवांटेज होता है ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज का मतलब है कि आपको एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्किल्स होती है, जो कल्चर होता है, वो आपको सीखने को मिलता है। It helps to learn necessary skills and obtain certain capabilities from each strategic partners। They may also help to enhance the productive capacity, providing a distribution system and extend a supply chain। They may also help in creating synergy benefits। Having reputed, well-known partner adds legitimacy and credibility to the venture। तो अगर कोई लोकल अच्छी कंपनी के साथ आप स्ट्रेटेजिक अलायंस करते हो, जैसे रिलायंस के साथ एनवीडिया करना चाह रहे हैं, तो उसके बिजनेस को आपको एक क्रेडिबिलिटी भी मिल जाती है। जो नया वेंचर आप करते हो उसमें क्रेडिबिलिटी आ जाती है। सेकंड क्या बेनिफिट मिलता है आपको? इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब है जो आपका रिस्क होता है, जो आपकी कॉस्ट होती है, वो आपकी डिवाइड हो जाती है। आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि जब आप दो जने मिलके काम करोगे तो आप ज्यादा कैपिटल लगा पाओगे, ज्यादा लोगों को टारगेट कर पाओगे और आपके उससे प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम आएगी। तो इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड रिस्क। इट हेल्प्स इन गिविंग ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। Partners take advantage of co-specialization, creating additional values like computer manufacturer bundles its desktop with monitor manufacturer। तो भाई क्या हो गया इसमें? क्या किया? मान लीजिए कोई लीडिंग कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसने एक लीडिंग मॉनिटर मैन्युफैक्चरर के साथ मिल गया कि भाई चल, हम कस्टमर को तो दोनों चीजें ही लेनी होती है, तो क्यों ना हम दोनों बंडल करके ही अपनी चीजें बेचे, ताकि हमारा भी माल ज्यादा बिके और कस्टमर को भी एक ही जगह से सब कुछ मिल जाए। देन आपका बेनिफिट आता है स्ट्रेटेजिक बेनिफिट। स्ट्रेटेजिक बेनिफिट ये होता है कि यार दो कंपनियां हैं, दोनों चाह रही हैं कि यार मैं इस धंधे के अंदर आना चाहती हूँ। अब वो या तो वो इंडिविजुअली आए या वो मिलके आए। अगर वो इंडिविजुअली आएंगी तो दोनों एक दूसरे को compete करेंगी, दोनों एक दूसरे के प्रॉफिट्स को खाएंगी। इससे अच्छा वो दोनों मिलके अगर उसी सेगमेंट के अंदर आना चाहती हैं तो आए, तो दोनों वो compete करने की बजाय एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगी, तो उन दोनों का ही बेनिफिट है। तो स्ट्रेटेजिक क्या होता है? राइवल्स कैन ज्वाइन टुगेदर to cooperate instead of competing। It is also useful to create competitive advantage by pooling of resources and skills। It also useful to access new technology and research and development। Then आपका political benefit again कि क्योंकि लोकल कंपनी के पास ज्यादा पॉलिटिकल एक्सेस होता है, तो कोई भी बाहर की कंपनी अगर किसी कंट्री में आना चाहती है तो वो प्रेफर करती है कि वो उसकी लोकल कंपनी के साथ जो है अपना स्ट्रेटेजिक अलायंस कर ले, ताकि उसको कोई भी परमिशन में, कोई भी फ्यूचर में दिक्कत ना हो।
Sometimes strategic alliances are formed with the local foreign business to gain entry into a foreign market, either because of local prejudices or legal barriers to entry. अब सर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस के, वो क्या होते हैं? देखो, जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो ये होते हैं कि मान लीजिए आप दोनों मिल तो गए, ठीक है, आपने एक दूसरे के साथ ट्रेड सीक्रेट्स भी शेयर कर लिए, चाहे आपके पास एक एग्रीमेंट ही क्यों ना हो कि आप दोनों के एक दूसरे के ट्रेड सीक्रेट्स कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन मान लीजिए आपको पता चल गए कि अब मारुति को पता चल गया कि यार कार तो ऐसे बनती है, ठीक है, अब उसको सुजुकी की जरूरत नहीं है, तो अब क्या हो सकता है कि फ्यूचर में जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो तो वो दोनों अब अलग अलग काम करना शुरू करें, तो जो एक दूसरे से उन्होंने सीखा है वो अब अपने अपने कामों में वो उसको यूज कर लें, तो एक दूसरे के जो ट्रेड सीक्रेट्स थे वो सारे के सारे उनके खराब हो जाए। ठीक है, तो ये एक आपका मेजर डिसएडवांटेज हो सकता है। तो मेजर डिसएडवांटेज इज शेयरिंग। वैसे तो हम कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, बट यहाँ पे स्ट्रेटेजिक अलायंस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही निकल के आता है कि जो हम शेयर करते हैं वो कल को हमें जाके ही नुकसान पहुंचा सकता है। शेयरिंग नॉलेज एंड स्किल्स कैन बी प्रॉब्लमेटिक इफ दे इन्वॉल्व ट्रेड सीक्रेट्स। Agreements can be executed to protect the trade secrets, but they are only as good as the willingness of the parties to abide with the agreements. Strategic alliance may also create potential competition when an ally becomes an opponent in future. जैसा कि ये आपका हीरो होंडा के केस में हुआ था। पहले हीरो होंडा की मिलके बाइक आती थी, उनका स्ट्रेटेजिक अलायंस था। फिर थोड़े टाइम के बाद जब उनका एग्रीमेंट खत्म हुआ तो हीरो की अब अपनी बाइक्स आती है और होंडा की अपनी बाइक्स आती है, तो कहीं ना कहीं अब वो दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। और हो सकता है कि जब उनके स्ट्रेटेजिक अलायंस थे तो जो एक दूसरे के उन्होंने ट्रेड सीक्रेट्स एक दूसरे के जाने हो वो अपनी अपनी बाइक्स के अंदर वो यूज भी कर रहे हो। तो आज का टॉपिक अपने यही थे कि मर्जर एंड एक्विजिशन स्ट्रेटेजी से कोई कंपनी कैसे एक्सपैंड कर सकती है, टाइप्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन क्या क्या होते हैं, देन स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होती है, मर्जर एंड एक्विजिशन के बीच में डिफरेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है स्ट्रेटेजिक अलायंस के, ये सारे टॉपिक्स हमने डिटेल में पढ़ लिए। ये वाले जो आपको नोट्स हैं ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है सर, तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग हार्ड, बाय बाय।